सत्संग में, अरे चालो सत्संग में। सतपुरुषा वाली बाता सुन सारे, चालो सत्संग में। महापुरुषा वाली बाता सुन सारे, चालो सत्संग में। जी राम राम, नमस्कार आप सब महानुभावों को। अभी लगभग 161 मित्र लाइन पर हैं, ऑनलाइन हैं, अपने आप में व्यस्त हैं। उनमें से निवेदन ये है कि जो मित्र आना चाहें वॉल पर उनका स्वागत है। सबसे पहले प्रकाश जोशी आए हैं हनुमानगढ़ से, मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं काकोसा को। और मित्रों, अमरजीत सिंह अमर आए हैं हनुमानगढ़ नहीं सूरतगढ़ से, और ये हमारे बहुत प्राचीन काल के मित्र हैं, गज़ल के अच्छे जानकार भी हैं, इतना मैं भी नहीं हूँ। आज एक गज़ल की किताब लेके आया हूँ मैं, दिलीप केसानी की किताब है। दिलीप केसानी जोधपुर के युवा लेखक हैं। आपके पिताजी का नाम परमानंद जी केसानी, जन्म 5 अगस्त 1982 को पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास शहर में हुआ, और बाद में आप यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे और पढ़ाई लिखाई की आपने। 350 से ज़्यादा उर्दू गज़लें, नज़में, 15 से ज़्यादा अलग अलग मौजुओं पर कहानी और 2 स्क्रीन प्ले आपने लिखे हैं, जिसमें से एक कहानी अनहोनी की स्टोरी स्क्रीन प्ले का कॉन्ट्रैक्ट साल 2011 में मुंबई के एक फिल्म प्रोडक्शन के साथ हो चुका था। आगे बहुत सारी बातें इनके परिचय में। ओम पारिक साहब आए हैं रावतसर से, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और बहुत ही सयाने टिप्पणीकार हैं। आप अपने नाम से एक अखबार निकालते हैं, ओम पारिक साप्ताहिक या ओम पारिक पाक्षिक होगा शायद, वो साप्ताहिक ही है मेरे ख्याल से। और दिलीप केसानी आए हैं जोधपुर से, जिनकी किताब दस्तक लेकर के आज मैं हाजिर हूँ। ये दस्तक दिलीप केसानी की दिल की आवाज़, दिल की धड़कनें कैद है इस किताब में, और ये खूबसूरत नौजवान आपके सामने है। ये तो सूरत है और सीरत इस किताब में है। ओम पारिक कहते हैं गज़ल की विधा समझेंगे आज। ओम पारिक साहब, निवेदन ये है कि मैं भी गज़ल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ कि ये गज़ल दिल में असर करती है या नहीं। किसी समीक्षक की भाषा में बात नहीं करूँगा, मात्राएं नहीं गिनूँगा बैठ कर के। बहर अगर गज़ल की होगी तो मुझे पहचान में आ जाएगी, नहीं होगी तो अल्लाह जाने क्या होगा आगे। इब्तदा इश्क में हम सारी रात जागे, तो कोशिश करेंगे कि मैं भी थोड़ा आपके साथ समझ पाऊँ। कुछ दिलीप भी हमारी मदद करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर करता रहूँ उन पर, पाठकीय टिप्पणियाँ जो होती हैं। दस्तक संग्रह, गज़ल का संग्रह है, और ज़्यादातर इसमें प्रेम की जो गज़लें, प्रेम का उन्वान है, वहाँ उन्वान जो प्रेम का है, मुद्दा प्रेम का है, मसला प्रेम का है। बहुत ही बारीकी से दिल की गहराइयों में उतरते हुए दिलीप केसानी जब अपनी बात रखते हैं तो लगता है कि कोई बुजुर्ग शायर शायद अपनी बात कह रहा है। समझ बहुत बड़ी है इनकी, बहुत विस्तृत है इनकी। ये संग्रह मैं खोलूं से पहले बता दूं, सोनिया गुप्ता जी आई हैं लुधियाना से हमारी वाल पर, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। दिलीप केसानी सुने। दिलीप केसानी के लिए, इस संग्रह के लिए मैंने गज़ल के 4 शेर अभी अभी लिखे हैं, अभी भी कहें अभी भी उतरे हैं, यूं कहूँ कि मोहब्बत के अशार कुछ ज़्यादा हैं,
मोहब्बत के अशआर कुछ ज़्यादा हैं, दिलीप के यहाँ प्यार कुछ ज़्यादा है। मोहब्बत के अशार कुछ ज़्यादा है, दिलीप के यहाँ प्यार कुछ ज़्यादा है। समझ में तो आ जाती है बात उसकी, मगर सामने उसके इनकार कुछ ज़्यादा है। समझ में तो आ जाती है बात उसकी, मगर सामने उनके इनकार कुछ ज़्यादा है। और यूं तो सूनापन है उनकी गज़लों में, यूं तो सूनापन है उनकी गज़लों में, लेकिन बहर में झनकार कुछ ज़्यादा है। और वह तोड़ता नहीं जोड़ता है अदब की दुनिया, वह तोड़ता नहीं जोड़ता है अदब की दुनिया। उससे उसके सरोकार कुछ ज़्यादा हैं, उससे उसके सरोकार कुछ ज़्यादा हैं। इस गज़ल संग्रह का जो फ्लैप मैटर है वो रविदत्त मोहता जी ने लिखा है। रविदत्त मोहता जी आकाशवाणी में वरिष्ठ कार्यक्रम निष्पादक हैं और इन दिनों केंद्राध्यक्ष का काम देख रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर और सूरतगढ़ में। आपने लिखा कि अक्षर और शब्द ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक सत्य है। शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है। इसकी साधना हमारे देश में परंपरा से साधु करते आए हैं, लेकिन अक्षर का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में बड़े आदर से लिया जाता है। श्री दिलीप कुमार केसानी इसी अक्षर के रचयिता हैं। अक्षर का मतलब होता है जिनका कभी भी क्षय न हो, यानी वो कभी भी मिटाया न जा सके। मैंने जब दिलीप के इस पहले गज़ल संग्रह दस्तक को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि यह कवि अक्षर को लिखना जानता है। एक कालजयी रचनाकार की यही पहचान है कि वह समय की सीमा पर खड़ा होकर रचना करता है। यही कारण है कि दिलीप में अपने सपनों की दस्तक सुनता हूँ। उस अक्षर पुरुष से मेरी प्रार्थना है कि वह दिलीप को वह सब कुछ प्रदान करे जिससे वह धरती पर पुनः अक्षर के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना कर सके। मेरे बहुत बहुत स्नेह और आशीष। रविदत्त मोहता, वरिष्ठ अधिकारी आकाशवाणी जोधपुर और साहित्यकार। इस संग्रह में जो भूमिका है वो लिखी है अनिल अनवर साहब ने और अशोक कुमार हीरानी साहब ने, डॉक्टर साजिद निसार साहब ने, परमानंद केसानी साहब ने संदेश दिया है, भीमाराम जांगीर साहब का संदेश है, हंसमुख गांधी साहब का संदेश है, केतन आनंद साहब का संदेश है, अशोक चक्रधर साहब का संदेश है, जुगल किशोर जी का संदेश है, मासिंगाराम जांगीर साहब का संदेश है, गिरधारी लाल विश्वकर्मा जी का संदेश है, रमेश राही उडानी का संदेश है, यशवंत महाराज का संदेश है, दया शर्मा जी का संदेश है और वचन कुमार राव साहब का संदेश है। और इसके बाद में अपनी बात कहते हैं दिलीप केसानी। अपनी बात है और फिर गज़लों का दौर जो है वो आरंभ होता है। देखिए, आनंद चौहान साहब आ गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप गज़ल के आदमी हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप आदमी की नस्ल के आदमी हैं और कविता की गहराई को आप समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी विधा में क्यों ना हो। वो चाहे गद्य कविता हो, चाहे कविता हो, चाहे अकविता हो, चाहे नई कविता हो, चाहे छंदबद्ध कविता हो, छंद मुक्त कविता हो, गज़ल हो, गीत हो, आप इनको सुना दीजिए, आप बता देंगे कि वज़न में कहाँ आप कमज़ोर पड़ रहे हैं और कहाँ पर आप सही हैं। चलिए तो गज़लें पढ़ना आरंभ करते हैं। ये पहली गज़ल लेता हूँ कि बाद मुद्दत के बाद आई है, बाद मुद्दत के बात आई है, दिल में रह के भी वो पराई है। बाद मुद्दत के बाद आई है, दिल में रह के भी वो पराई है। वो कैसे समझाऊं, दिल नहीं सुनता, इसने आदत ही ऐसी पाई है। कैसे समझाऊं, दिल नहीं सुनता, इसने आदत ही ऐसी पाई है। वो कुछ
तो बातें हैं, उनकी बातों में यूं नहीं हमने चोट खाई है। कौन कहता है मिल वो जाएगा, फासला यह नहीं जुदाई है। और तन्हा तन्हा सा है सफ़र मेरा, आरजू है तेरी और तन्हाई है। आरजू है तेरी तन्हाई है। बात मुद्दत के बात आई है। इस पहली गज़ल से ही दिलीप केसानी साहब जो है आपके सामने अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। एक इशारा संकेत कर देते हैं कि इस संग्रह में जो गज़लें हैं उनका उन्वान क्या होगा, उनका मसला क्या होगा, उनका मसौदा क्या होगा, उसमें कौन सी वसीयत आप खोलना चाहते हैं, क्या आप पाठक को देना चाहते हैं। तो दिल होगा, दिल की दुनिया होगी, दिल की दुनिया की बातें होंगी और होगी कासिम बीकानेरी साहब की आमद, जो कि गज़ल के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं। इंशाल्लाह आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे आज के प्रोग्राम में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपको आदाब करता हूं, नमस्कार जी। उमेश सिंह सोलंकी साहब ने नमस्ते प्रमोद जी लिख कर के भेजा है। प्रमोद सर जी शुक्रिया। सर तो आप ना कहें, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं सर हूँ। उमेश सिंह सोलंकी साहब ने लिखा बहुत खूब, वाह वाह, बहुत अद्भुत जी, अद्भुत गज़ल थी ये पहली। जी हाँ, निसंदेह पूरा मीटर और मार्के में एकदम सही और वज़न में सही और फिर उन्वान में तो सही है ही। आनंद चौहान साहब ने प्रणाम लिख कर के भेजा है सभी मित्रों को, उनका प्रणाम पहुँचे। और अब मैं आगे लेता हूँ इस संग्रह की अगली गज़ल कि जल गए धूप में उल्फत के भी साए कितने। जल गए धूप में उल्फत के भी साए कितने, वो भी कहते हैं अब हम हैं पराए कितने। जब थे वो पास न थी हमसे शिकायत कोई, जब थे वो पास न थी हमसे शिकायत कोई। और फासलों ने गिले शिकवे हैं बनाए कितने। उनकी नज़रों में तो दूरी का सबब हम ही थे, वो भी कह दें कि वही पास थे आए कितने। जब मोहब्बत हुई गुम हो गई मुस्कान तभी, हमने हर रोज़ यहाँ अश्क बहाए कितने। रंजिशें हमसे हैं बेदर्द ज़माने की बहुत, रंजिशें हमसे हैं बेदर्द ज़माने की बहुत। किससे दुनिया ने यहाँ हम पे बनाए कितने। वाह वाह। और आग है न धुआं न कोई चिंगारी है, आग है न कोई धुआं न कोई चिंगारी है। दुनिया ने फिर भी यहाँ दिल है जलाए कितने। और शुरू शिकवे से किया ख़त्म न रंजिश पर, शुरू शिकवे से किया ख़त्म न कर रंजिश पर। हम पहले ही तेरे गम, हम पहले ही तेरे गम हैं भुलाए कितने। हम पहले ही तेरे गम हैं भुलाए कितने। तो इस गज़ल में ज़ाहिर तौर पे मोहब्बत है, मोहब्बत में चोट लगी है, चोट लगी है, बेवफाई मिली है और एक शिकवा एक शिकायत न करते हुए भी एक शिकवा एक शिकायत इस गज़ल में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, जो सीधा महबूब से है। और जल गए धूप में, वाह वाह वाह, जल गए धूप में उल्फत के साए कितने। कासिम बीकानेरी साहब ने इस लाइन को कोट किया है। जी वास्तव में ये धूप है ही कुछ ऐसी खतरनाक धूप होती है जो उल्फत को जला के राख कर देती है। ये ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, डाह की, मोह की, ममता की, पता नहीं किस किस चीज़ की आग बनी होती है। राजेंद्र नीडर साहब आए हैं हमारे बीच आगरा से और आपने लिखा गुड इवनिंग भाई साहब जी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपको। दिल हैं जलाए कितने, वाह। आनंद चौहान साहब ने भी कबूल फरमाया कि दिल जलाए हैं मोहब्बत ने। और बाबूलाल छंगानी साहब आए हैं बीकानेर के हास्य कवि हैं, वरिष्ठ हास्य कवि हैं और आप सबके बहुत चहेते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वाल पर आए। और आज हम दिलीप केसानी साहब हैं जोधपुर के, उनकी चंद गज़लें लेकर के आए हैं। अगली गज़ल मैं लेता हूँ रंजिशें रंजिशें जहां भर की हमसे रखा कर। रंजिशें जहां भर की हमसे रखा कर,
वक्त आने पे लेकिन मुंह पे कहा कर। रंजिश तो भले कितनी रख, लेकिन वक्त की बात मुंह पर कह दिया कर, पीठ पीछे कहना ठीक नहीं। रख ना लब पे मुस्कान, हाथों में खंजर, कह दे जो हम कुछ तू भी सहा कर। और खुदा मैं नहीं जो तू हर बात माने, खुदा मैं नहीं जो तू हर बात माने, नहीं बनती अपनी तो मुझको दफा कर। वार करना हो तो सीने पे कर दे, पीठ पीछे ना कोई मुझसे दगा कर। ये गज़ल आप सबको पसंद आएगी, लेकिन इसमें ये जो एक मिसरा है, नहीं बनती अपनी तो मुझसे दफा कर, नहीं बनती अपनी तो मुझको दफा कर, यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये दफा कर जो शब्द है थोड़ा सा अनट्रीटेबल शब्द है। इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसको बहुत क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे मयार का अल्फाज है और गज़ल में बात ऊंचे मयार की जा रही है, तो इसलिए अगर ये मिसरा इसमें थोड़ा सा सुधार के लिखा गया होता तो बहुत अच्छा रहता। ओम पारिक साहब ने लिखा, हिंदी और उर्दू की गज़ल के संवाद में कोई अंतर होता है क्या? उर्दू के शब्द न समझते हुए भी तार्किक से लगते हैं मेरी समझ में। देखिए, हिंदी और उर्दू की गज़ल में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारे अंतर भी हैं। हिंदी ने अपनी गज़ल में बहर की बहुत छूट ली है, बहुत सारे प्रयोग भी हिंदी की गज़ल में किए गए हैं, जबकि उर्दू की गज़ल जो है अभी भी परंपरा से बंधी हुई है, अभी भी अपने मीटर पे, अपने बहर पे, अपने असर पे कायम है। और वहाँ रवायत है जो इस्लाह करवाने की, वो भी अभी कायम है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। हिंदी गज़ल काफ़ी स्वतंत्र हो चुकी है, काफ़ी मुक्त हो चुकी है। उन्मुक्त तो मैं नहीं कहूँगा, हालांकि कुछ लोगों ने अपने प्रयोगों से उसे उन्मुक्त भी कर दिया है, तो उससे उसकी तबीयत बिगड़ी है ज़्यादा। वो एक ठीक सी बात नहीं है। ओम पारिक साहब आगे संजू शिमाली जी आए हैं, वरिष्ठ व्याख्याता बीकानेर से आप, और बहुत अच्छी कवयित्री हैं आप, और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा खाना भी आप बनाती हैं। इन लॉकडाउन के दिनों में पता चला कि आपके हाथ की रेसिपी जो है बहुत अच्छी होती है। उमेश सिंह सोलंकी साहब ने लिखा, वाह वाह बहुत खूब, दिलीप जी को शुक्रिया, मेहरबानी। और लिखा कि आग है ना धुआं है ना कोई चिंगारी है, वाह बहुत खूब, मज़ा आ गया प्रमोद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा तो आना चाहिए ना भाई, की मासूमियत पर रहम खाओ, कि छोटे से दिल पर कितने खंजर उठाए घूमता है, और वो अब भी देखता है पराई निगाहों से, और ये अब भी उसके दामन को चूमता है। ये मेरी ओर से मैंने अभी कहा है भाई दिलीप केसानी के लिए। अगली गज़ल मैंने ली है, 9 नंबर गज़ल है कि बात तो तब है कि जब उनकी बात तक पहुँचे, बात तो तब है कि जब उनकी बात तक पहुँचे, और सुबह से जिक्र चले और रात तक पहुँचे। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। बात तो तब है कि जब उनकी बात तक पहुँचे, सुबह से जिक्र चले और रात तक पहुँचे, हम में भी दम है जला सकते हैं दामन उनका, हम में भी दम है जला सकते हैं दामन उनका, हम भी अपनी कभी गर औकात तक पहुँचे। वो किया करता है चर्चा हमारी नस्ल का, जो उससे कह दे कि ज़रा अपनी ज़ात तक पहुँचे, और यूं तो लफ्ज़ों के कई दायरों में दिल लेने वाले, बता तूने हुनर सीखा, ये सीखा कहाँ से ये हुनर बात। तो कासिम बीकानेरी साहब ने लिखा, हिंदी और उर्दू गज़ल के उच्चारण में भी फ़र्क होता है। जी बेशक, ये भी आपने बड़ा सही फरमाया। जो शब्द हैं वो अपने शिल्प के सांचे को तोड़ते नहीं हैं, वो हिंदी में तोड़ डालते हैं। डीपी बिस्सा आए हैं, वरिष्ठ तकनीशियन आकाशवाणी बीकानेर, मैं उन्हें प्रणाम कहता हूँ, जय माँ आशापुरा। और ओम पारिक साहब ने लिखा है कि आज अच्छी समझ तक कोई बता सका। जी कोशिश की है मैंने थोड़ा बताने की, बाकी तो मुझे बहुत बताना नहीं आता, कविता की तो बात दूसरी है। और कासिम बीकानेरी, आनंद चौहान और 4 मित्र और देख रहे हैं हमें एक साथ, उनका स्वागत करता हूं। और अब अगली जो गज़ल है वो लेने से पहले अभी जो गज़ल हमने पढ़ी है कि बात तो तब है जब उनकी बात तक पहुँचे, ये
एक हासिल मुकाम पाने की इच्छा है कि वो जो बात है, कहते हैं ना बात आई नहीं यार, बात आई नहीं, बात बनी नहीं अभी तक, वो ऊंचे मयार की बात कहता है, वो बड़े बड़े मन की बात कहता है, बड़े दिल की बात कहता है। तो वहाँ तक बात अभी पहुँची नहीं है। और हम में भी दम है, जला सकते हैं दामन उनका, ये ताकत हम में भी है, लेकिन अगर हम अपनी औकात तक पहुँचे तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर वे अपने कद से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि शायर की औकात, मुझे नहीं लगता कि उसे औकात जैसे शब्दों का या अपनी औकात जैसे शब्दों का, अपनी जोड़ करके, औकात तो चलो ठीक है। तो दिलीप सोचेंगे इस बात पर। और ये शेर बड़ा प्यारा है कि यूं तो लफ्ज़ों के कई दायरे होते हैं, मगर है मुनासिब कि कोई सीधे बात तक पहुँचे। यूं तो शब्दों के, लफ्ज़ों के, अक्षरों के, अल्फाज के कई मायने होते हैं, कई मायने होते हैं, लेकिन मुनासिब तब है कि सीधे बात तक पहुँचे। वो जब ओरिजिनल थॉट तक पहुँच जाए, सीधा ही चोट करे जा कर के, तो एक बात होती है। खामोश जुबां, खामोश नज़र, सहमी सी हर परछाई क्यों। खामोश जुबां, खामोश नज़र और सहमी सी हर परछाई क्यों। कोई आस नहीं, उम्मीद नहीं, बस जीने में है तन्हाई क्यों। न रंजो सितम, न शिकवाए गम, न दर्दो अलम के साए रहे, न आ रही फरियाद रही, न लफ्ज़ों में है गहराई क्यों। चुपचाप से लम्हे, खामोशी, कोई बूंद नहीं अब पलकों पे, न कद्र है इनकी आँखों की, आंसू भी हुए हर जाई क्यों। और रोने को गम, हंसने को खुशी, जज्बा न जुनू, एहसास कोई अंदाज नहीं, आवाज़ नहीं, सबकी अब तन्हाई क्यों, सबसे की अब तन्हाई क्यों। वक्ते रुखसत ये तक न कहा हम रोज़ मिलेंगे ख्वाबों में। वक्ते रुखसत ये तक न कहा हम रोज़ मिलेंगे ख्वाबों में। एक उम्र कटी हुई तुमसे जुदा, न याद भी तेरी आई क्यों, न याद भी तेरी आई क्यों। खामोश जुबां, खामोश नज़र, सहमी सी हर परछाई क्यों। तो ये एक ऐसे मंज़र का, ऐसे पस मंज़र का विवरण है, वर्णन है। विवरण न कहूँ क्योंकि विवरण थोड़ा कठिन शब्द है, अलग तरह का शब्द है, और वो आपको ठीक से किसी मुकाम तक लेके नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि दिलीप गज़ल कहते नहीं हैं, वे गज़ल को सुनते हैं। ऐसा लगता है कि अपने दिल को बहुत गहराई तक सुनते हैं वे, और फिर सुन करके उसको लिखते हैं। लिखने के बाद कहते हैं कहीं जा कर के, और कहते भी बहुत खामोशी के साथ है। कोई बहुत जद्दोजहद नहीं कहने में, कोई बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती कहने में, लेकिन उनके कहने का जो तरीक़ा है वो बड़ा मासूम है। लेकिन ये कह दूं कि दुनिया इतनी मासूम अब रही नहीं जितनी आप समझते हैं दिलीप भाई, इसलिए थोड़ा सा तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा मेरी तरह। अगली गज़ल लेता हूँ। अगली गज़ल मैंने ली है, यह मैं शिकायत भी करूँगा दिलीप से थोड़ी। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार क्यों है, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार क्यों है, उनसे ए दिल तुझे इतना प्यार क्यों है। और नींद का कोई ताल्लुक़ नहीं जो उल्फत से, ख्वाबों को आँखों पे फिर एतबार क्यों है। न तू रब है न इस जहां का हाकिम कोई, फिर मेरे दिल पे तेरा इख्तियार क्यों है। और मुद्दतों से वही एक रस्म चली आती है, बस जुदा होना ही अंजामे प्यार क्यों है। हमने माना कि तेरी चाह है बेमानी, मगर तेरी उम्मीद में दिल बेकरार क्यों है। बहुत अच्छी गज़ल है,
और देखिए ओम पारिक साहब ने रावत सर से दिलीप केसानी जी को शुभकामनाएं भेजी हैं, जिनकी गज़ल से प्रमोद जी ने अवगत करवाया, गज़ल को समझाया। नहीं, माफ़ करें ओम जी, मैंने समझा नहीं सकता। मैं आई एम नॉट ए टीचर ऑफ गज़ल, बट इवन दो आई एम नॉट ए टीचर ऑफ पोइम एंड आई एम नॉट ए टीचर ऑफ स्टोरी, आई एम ए रीडर ऑफ स्टोरी, आई एम ए रीडर ऑफ पोइम। मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ता हूँ, और जो मेरे दिल पे एहसास उतरते हैं उनको मैं कह देता हूँ। ये जो गज़ल है, ये थोड़ी सी पहले, यानी जो गज़ल का पहला शेर है जिसको आप कहते हैं कासिम भाई, मतला कहते हैं कि मक्ता कहते हैं? मतला ही कहते हैं शायद। तो इसमें ये जो है, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार क्यों है, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अब इस गीत का जो मीटर है, वो इस गज़ल का जो मीटर है, वो बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि दिल की बात है ना, दिल और मोहब्बत, यही तो दो तीन चीज़ें हैं सारी दुनिया में छाई हुई, तो उसमें से छांट के अपने लिए अलग निकालना। कासिम भाई, मैं फिर से पूछना चाहूँगा आपसे, आपका कमेंट आया अभी कि भाई दिलीप केसानी जी को बहुत बहुत मुबारक। पहले शेर को क्या कहते हैं गज़ल में? मैं फिर से उलझ गया, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मतले और मक्ते के चक्कर में हमेशा उलझ जाता हूँ मैं। थोड़ा सा अगर आप लिख देंगे तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैं सही हूँ, और ये भूल जो है फिर मैं दोबारा कभी फिर पूछूंगा, क्योंकि मैं फिर से भूल जाऊंगा। हालांकि अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलिए कोशिश करूंगा कि नहीं भूलूं, शायद मैं सही हूँ। दोस्त होते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए, दोस्त होते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए, और दर्द होता ही है सीने में दबाने के लिए। जियो 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 जियो, 1000 साल जियो दिलीप इस शेर पर, कि दोस्त होते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए, दर्द होता ही है सीने में दबाने के लिए। ये कोई भूल नहीं, ये उनकी आदत है, उंगलियां रखते हैं वो हम पे उठाने के लिए, उंगलियां रखते हैं वो हम पे उठाने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया कासिम भाई, मैं सही था, मैंने मतलाई कहा और मतलाई आपने लिखा है। तो देखिए आपका सिखाया पढ़ाया थोड़ा सा असर है मुझ पर। जी, दिलीप केसानी साहब ने लिखा है, मतला शुरू वाला शेर और मक्ता आखिरी शेर। जी यही मैंने कहा, मैंने मतलाई कहा। आप सुनेंगे वीडियो को दोबारा से तो आप पाएंगे कि मैंने मतलाई कहा, लेकिन पूछा इसलिए कि मैं फिर चक्कर में पड़ गया। हमेशा एक चक्कर मुझे आने लगता है जब मैं उर्दू के गहराई में जाने लगता हूँ थोड़ा सा। तो चलिए, वैसे मजाक की बात नहीं है, सीखने की बात है, और मैं आगे से और ध्यान रखूँगा थोड़ा। मगर मुझे कहना नहीं चाहिए था, है ना, सार्वजनिक तौर पर, कि प्रमोद को तो मतला और मक्ता का भी पता नहीं है। नहीं पता है भाई लोगों, पता है, 20 दफ़े पता है, मगर क्या होता है कि बार बार से चीज़ें मुझे आकर के कंफर्म करने की कोशिश, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूछा है, मेरे जहन से एक सवाल टकराया, जैसे कोई आंसर मुझसे चाहता है, तो मैंने कह भी दिया मतला। और फिर उसकी जजमेंट के लिए मैंने कासिम भाई को कहा कि आप इसका निर्णय दें कि मैंने सही कहा कि नहीं कहा। शुक्रिया दिलीप भाई। और उमेश सिंह सोलंकी साहब आए, उन्होंने लिखा है गुरु शक्ति लिखा है। आपने काफ़ी लंबा चौड़ा लिख दिया, पढ़ देता हूँ। खैर, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, आत्मा बिना राग नहीं, राग बिना आसमां नहीं, रहे तेरे हम बच्चे प्यारे, अधूरे काल चक्र तुम्हारे, और मिलकर मिले आशीर्वाद तुम्हारे परमात्मा हमारे, खोई हुई नदियाँ मिले पवन वेग जैसे हाथ तुम्हारे, उड़ जाऊं मैं मस्त गगन तले सहारे, आसमां मेरे किसी को द्रोणाचार्य जैसा दुराचार ना सहना पड़े, दे ऊंचाई मन को ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ गुरु परशुराम बड़े, है ना बिन तुम सा कोई दूजा मात पिता गुरु मेरे, लिख दूं संसार की डोर पर ईश्वर शक्ति हरे, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु पिता ही दीना, मान सम्मान ऐश्वर्य धर्म सब मात गुरु ही दीना। बिल्कुल गुरु का कोई मुकाबला नहीं। कासिम बीकानेरी साहब ने लिखा, दोस्त दर्द, अच्छा मतला, दोस्त होते हैं यहाँ दिल को
दुखाने के लिए, दोस्त होते हैं यहाँ दिल को दुखाने के लिए। दर्द होता है ये सीने में दबाने के लिए। ये जो दूसरे मिसरे में, इस मतले के दूसरा जो मिसरा है, जो उसमें जो वज़न आया है और जो बात कि दर्द होता ही है सीने में दबाने के लिए, जो बाहर आ गया वो काय का दर्द है। उफ अगर होठों पर आ गई तो फिर दर्द नहीं है, फिर दर्द का नाटक है। लेकिन दिलीप केसानी नाटक नहीं करते, वे कोई त्राटक नहीं करते। वे सही मायनों में अपने भीतर अल्फाज की सही खोज करके उनको लगाने की कोशिश करते हैं, एक मोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वे कामयाब भी रहते हैं। सरजीत स्वामी आए हैं, साधुवाद भाई साहब लिखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और नदीम अहमद नदीम आए हैं बीकानेर से। युग पक्ष में आपका एक कॉलम आता रहता था, उसका शीर्षक ही भूल गया अब तो। आजकल मैं चीज़ें बहुत भूलने लगा हूँ। शब्द संगत शायद यही टाइटल होगा। नदीम जी मुझे माफ़ करें, लेकिन शब्द संगत ही होगा शायद उसका टाइटल। नारायण सैनी भास्कर आए हैं और उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। और आपने लिखा है वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये वाह जो है वो पहुंच रही है दिलीप केसानी जी तक। और अब मैं लेता हूं अगली गज़ल। बस 2 गज़लें आज और लेंगे, फिर बाकी गज़लें अपन कल लेंगे, क्योंकि मैंने 8:30 पर कार्यक्रम आरंभ कर दिया था और 9 बज चुके हैं, 9:03 हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था ना कि मोहब्बत की बात है, दिल की बातें हैं, गहराई की बातें हैं, नज़ाकत की बातें हैं, नफासत की बातें हैं। ओम पारिक साहब ने लिखा है कि अंत में एक मजाक कहूँगा, गांव में वही टेम गाय भैंस की धार दूने निकलने का है, वही टाइम मंदिरों की पूजा का। सो पुजारी कई बार आरती करते करते उठता है कि आयो पाडियो छोड़, कहने का आशय समाचार भेजने में आपका कार्यक्रम। अच्छा, बीच में आ गया हूँगा मैं। चलिए कोई बात नहीं, आप समाचार भी भेजते रहें और बीच बीच में सुनते भी रहें, दोनों काम। देखना कोई ज़रूरी नहीं, आप सुनते रहेंगे मेरे लिए पर्याप्त है कि आप सुन रहे हैं। आपका अनुशासन जो है वो हम पर उतरता है। अगली गज़ल लेता हूँ। मतला है कि किस को देखूं दुनिया में, किस को देखूं दुनिया में, हर चेहरे में बस तुम ही तुम। किस को देखूं दुनिया में, हर चेहरे में बस तुम ही तुम। तुम दिल की हर धड़कन में हो, इस दिल का सहारा तुम ही तुम। और दुनिया की भूलो रीत नहीं, मिलता बस प्यार किताबों में। मेरा प्यार नहीं अफसाना कोई, मेरी मंजिलों जहां बस तुम ही तुम। जिस पल ना देखूं तुमको सनम, तो दिन ना निकले रात ना हो। मेरा दिन हो तुम और रात भी तुम, सूरज व सितारा तुम ही तुम। देखो ये जहां तो चाहेगा रहे प्यार में अपने कुछ दूरी सी, पर तुम हो मेरे और मैं हूं तेरा, एक जाने वफा हो तुम ही तुम। होठों में ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, कह दूं वही बात तो दुआ ये दुआ है। दिलीप बात कहने से डरते नहीं है, ये खासियत ये देखी कि मोहब्बत है तो कबूल है, और अपना सर्वस्व सौंप देते हैं अपनी महबूबा को, अपने प्रेम को, अपने इश्क को, अपनी मोहब्बत को, अपनी बंदगी को, अपनी अरदास को। तो ये गज़ल जो है सीधे सीधे महबूब के नाम है और बहुत प्यारी गज़ल है। और इस पे क्या कहा जाए सिवाय इसके कि वाह वाह दिलीप जी वाह। बने रहें और बेहतरीन लिखें और श्रेष्ठ लिखें और बढ़िया लिखें। अब आज के कार्यक्रम की आखिरी गज़ल लेता हूँ। तमन्ना है नई दिल में, नई एक जुस्तजू सी है। तमन्ना है नई दिल में, नई एक जुस्तजू सी है तन्हा दिल मगर धड़कन में उससे गुफ्तगू सी है। वाह मेरे प्यारे, इस शेर पे तो जान निछावर कर दूं आपके मैं दिलीप भाई। क्या कहा आपने मतले में कि तमन्ना है नई दिल में,
बिल्कुल नई नई, अभी अभी नई नई चाहत पैदा हुई है, नई तमन्ना, नई ख्वाहिश और नई एक जूसी है, इच्छा भी एक नई है तन्हा दिल मगर धड़कन में उससे गुफ्तगू सी है। दिल मेरा तन्हा अकेला है, मगर जब धड़कन सुनता हूं तो उससे गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही है। सनम मिलते हो मुझसे हमेशा गैर के जैसे, सनम मिलते हो मुझसे हमेशा गैर के जैसे, तुम्हें अपना बना लेने की दिल में आरजू सी है। तुम तो हमेशा गैर की तरह मिलते हो, लेकिन मेरे मन में आरजू, ये तमन्ना पैदा होती है, ख्याल पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है कि मैं तुम्हें अपना बना लूं। मेरे दिल से खफा हो तुम, तुम्हें मालूम क्या दिलबर, तुम्हें छोड़ूं मैं कैसे, दिल में तुम बहती लहू सी है। मैं तुम्हें छोड़ कैसे सकता हूँ, मेरे दिल में बहने वाला लहू जो है वो तुम्हारी गवाही देता है, वहाँ तुम्हारा चेहरा बनता है, वहाँ तुम्हारा रूप दिखाई देता है। मेरे खून के कतरे कतरे में तुम हो, मेरे अल्फाजों के जो मायने हैं वो तुम हो। मेरे दिल से खफा हो तुम, तुम्हें मालूम क्या दिलबर, तुम्हें छोड़ूं मैं कैसे, दिल में तू बहती लहू सी है। और यूं देखो गुल तो खिलते हैं मगर खुशबू नहीं मिलती, यूं देखो गुल तो खिलते हैं मगर खुशबू नहीं मिलती, तू माना गुल नहीं पर दिल लुभाते रंगो बू सी है। रंगो बू, रंग और खुशबू दोनों से तू फूल की तरह लगती है। ये दस्तक की पहली 24-25 गज़लों में से हमने कुछ चुनिंदा गज़लें ली और मैं समझता हूँ कि हाँ वो शब्द संगत है जी, शब्द संगत। और दिलीप किसानी साहब ने लिखा है, थैंक यू सर, धन्यवाद। शमिंदर कौर जी आई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। तो मित्रों, ये थे दिलीप किसानी जिनकी गज़लें आज हमने ली। कुछ गज़लों पर हम कल काम करेंगे। और मैंने बहुत आरंभ में ही कह दिया था कि आई एम नॉट ए पर्सन फ्रॉम गज़ल। मैंने दिलीप को भी कहा था कि यार मैं गज़ल का आदमी नहीं हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कुछ मित्रों के साथ रहने से, हालांकि कुछ चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, लेकिन बहुत मैं सीखना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ चीज़ों को। गज़ल को अब मैं बहुत सीखना नहीं चाहता, क्योंकि वो एक दूसरी विधा है। उस सिंफ में काम करने के लिए फिर आदमी जो है वो फिर कहानियों से हट जाएगा, कविता से हट जाएगा, रात और दिन फिर गज़ल ही गज़ल। उतनी मोहब्बत मैं गज़ल से कर नहीं सकता, झूठ से मोहब्बत करता हूँ ना, असल से कर नहीं सकता। और तो सब कुछ कर सकता हूँ मगर किसी शायर की नकल मैं कर नहीं सकता। ये कुछ कमजोरियाँ हैं मेरी। दिलीप केसानी भाई ने लिखा कि सर, कहानियाँ हो चाहे गज़लें, आपसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। ओ माय गॉड दिलीप, तुम्हारी विनम्रता को प्रणाम करता हूँ और ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आप बहुत अच्छा कहेंगे। आज भी अभी बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। इस उम्र में ये जो अदब आपने अपने भीतर खड़ा किया है, ये इसका रुतबा बहुत ऊंचा है और इसको बहुत मेहनत से आपने तैयार किया है। ओम पारिक साहब लिखते हैं कि अंत में एक मजाक कहूँगा जी, ये तो अब बात हो गई। और हाँ, दिलीप किसानी कहते हैं कि आप गज़लें भी काफ़ी अच्छी लिखते हैं सर। अरे साहब, मैं तो बस कासिम बीकानेरी साहब का, असद अली असद का या कुछ मित्रों का साथ रहा जो चंद गज़लें मैं भी कहने लगा। बाकी मुझे बहुत गज़ल कहनी नहीं आती, हाँ गज़ल सुननी आती है, सुनानी आती है। एक शेर मेरी अपनी गज़ल का मैं चलते चलते, जो कि कासिम भाई को बहुत पसंद है और दिलीप जी को भी पसंद शायद है वो गज़ल, मैं समापन करता हूँ। हमने सत्संग से आरंभ किया था कि सत्संग आरंभ होने जा रहा है, तो सत्संग के बाद अब आखिर में इसको सत्संग से ही संपन्न करें। रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, रोशनी के लिए
बिजलियों से लड़ा, ओ खुशबुओं के लिए तितलियों से लड़ा। आप क्या रूठ कर मुझसे दूर गए, आप क्या रूठ कर मुझसे दूर गए। ताउम्र अपनी मैं गलतियों से लड़ा, ताउम्र अपनी मैं गलतियों से लड़ा। भूख थी जब मेरा ही नसीब दोस्तों, भूख थी जब मेरा ही नसीब दोस्तों। पेट क्यों रात भर पसलियों। और आखिरी शेर है कि पढ़ के तेरा गुलाबी खत, पढ़ के तेरा गुलाबी सा खत आखिरी, एक आंसू मेरा हिचकियों से लड़ा, एक आंसू मेरा हिचकियों से लड़ा। शुक्रिया भाईजान, दिलीप भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार, दिल को छू लिया आपने। अजी साहब, आपके दिल को तो पहली नज़र में छू लिया था हमने। अब आप हमारे महबूब बने या न बने, हमने तो आपको महबूब मान लिया। तो बहुत आप गज़ल के सिकंदर बने, बादशाह बने, और एक हुकूमत आपकी कायम हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और शमिंदर कौर जी ने लिखा है वाह वाह वाह, और दिलीप केसानी साहब ने वाह लिखा है, और कोट किया है तितलियों से लड़ा, माशाल्लाह। और धर्मपाल सारस्वत साहब आए हैं, लिखा है वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो इस बात पे मुझे कहना पड़ा कि दिलीप कहते हैं कि आप गज़ल काफ़ी अच्छी लिखते हैं, तो मैंने अपनी गज़ल सुना दी। बहुत सुंदर सर जी, अति सुंदर। उमेश सिंह सोलंकी साहब ने कहा। और अब कासिम बीकानेर जी की आज के प्रोग्राम पे टिप्पणी आ जाए तो मैं कार्यक्रम को संपन्न करता हूँ। कार्यक्रम फिर क्योंकि 40 मिनट हो गए हैं, और 40 मिनट तक लगातार किसी एक बंदे को, वो भी मुझ जैसे बोर आदमी को सुनना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप सुनते हैं ये और बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं इसके लिए आपका ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ, करबद्ध हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ ईमान से, बहुत बहुत ईमान से। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कोई ये कह दे कि मुझे अब कहना आ गया, तो समझ लीजिए उसका दी एंड आ गया, अब उससे आगे कुछ नहीं। अब मैं जान गया, अब मैं सीख गया, अब मैं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। हालांकि मतला और मकता कोई मजाक की बात नहीं थी, लेकिन मैंने उसको सही कहा और सीखने के लिए कहा, बार बार कहूँगा। तो मेरा उत्तर सही था, मैं पास हुआ, ये जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं समय इसलिए लगा रहा हूँ कि कासिम भाई की टिप्पणी आ जाए तो मैं कार्यक्रम को संपन्न करूँ। दिलीप केसानी साहब लिखते हैं कि अरे सर, आपकी बात दिल तक पहुँचती है। ओके 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 ओके। मैंने अपनी गज़ल का एक शेर कहना है यहाँ पर। वो जो आपकी गज़ल है ना कि दोस्त वाली जो गज़ल है, उस पर एक शेर है, दोस्त बनते हैं लोग पर होते नहीं, दोस्त बनते हैं लोग पर होते नहीं, और गम बहुत गम न कर यूं रोते नहीं। दोस्त बनते हैं लोग पर होते नहीं, गम बहुत गम न कर यूं रोते नहीं, और तीरगी से आशनाई होती है जिनकी, तेरे क्या खुद के भी वो होते नहीं। तो मित्रों, सत्यनारायण गुरुदेव आ गए हैं। अब सत्यनारायण भगवान जहाँ आ जाएं उसके बाद में तो नमस्कार ही नमस्कार है, प्रणाम ही प्रणाम है, दंडवत ही दंडवत है। भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर साहब, आशा करता हूँ कोरोना पीरियड में ठीक होंगे, बिल्कुल आप अच्छी तरह से होंगे और हमारे खैर ख्वाह बने रहेंगे हमेशा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अब आज का कार्यक्रम संपन्न करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।